मुल्क शाम का बादशाह तकरीबन बूढ़ा हो चुका था। इसका कोई बेटा न था। एक बेटी थी जो कि नीम पागल सी थी। बस किसी वक्त अगर वो हंसती तो हंसती ही चली जाती। लाख रोको इसकी हंसी ना रुकती थी, फिर खुद ब खुद ही खामोश हो जाती। इसी तरह अगर वो रोने लगती तो कई कई घंटे रोती रहती। इसे जब गुस्सा आता तो फिर कनीज़ों और मुलाजमों की शामत आ जाती। जब तक वो खुद ना थक जाती कोई भी इसे रोक ना सकता था। इसी तरह जब वो शिकार खेलने निकलती तो कई महीने वापस ना आती, और अगर फयाजी पर आती तो महल के सामने से गुजरने वाले फकीर भी अमीर बन जाते। बादशाह इसकी इन अजीबोगरीब आदतों की वजह से निहायत परेशान रहता, और मुल्क के लोग इसे पागल शहजादी कहते थे। हालांकि इसका असल नाम चांद था, लेकिन पागल शहजादी वाला नाम लोगों की जुबान पर इस तरह चढ़ गया कि शायद ही किसी को इसका असल नाम याद हो। बादशाह जानता था कि इस मुल्क की रियाया कभी भी किसी पागल को अपना बादशाह ना बनाएगी, इसलिए वो अक्सर परेशान रहा करता। मेरे मरने के बाद इस मुल्क का क्या होगा और इस शहजादी को कौन पूछेगा, सोचकर वो अक्सर परेशान रहने लगा। इसने बड़े बड़े हकीमों को बुलाकर शहजादी का इलाज करवाना चाहा, लेकिन सब हकीम ये ही कह देते थे कि शहजादी ना तो पागल है और ना ही बीमार है। इसका जहन अल्लाह ने बनाया ही ऐसा है। इसके जहन पर जो चीज़ सवार हो जाए फिर वो ऐसा करके ही रहती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए अब बादशाह पागल शहजादी के इलाज से भी मायूस हो चुका था। एक दिन जब वो सोचते सोचते सो गया तो इसने ख्वाब में क्या देखा, एक आदमी जो निहायत अजीब सा था, और इसके सर पर बैलों की तरह दो मुड़े हुए सींग थे और दो बड़े बड़े दांत इसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। आसमान से नीचे शाही महल की छत पर उतरा और फिर इसने हवा में दोनों हाथ लहराए तो सुर्खी सी छा गई। यूं लगता था जैसे सुर्ख रंग की आंधी चल रही हो। इंतहाई तेज हवा और फिर तेज झक्कड़ में शहजादी की तस्वीर उभर कर सामने आ गई। शहजादी की आंखें बंद थी और चेहरे पर नकाब था। वो बेहद खूबसूरत लेकिन उदास नजर आ रही थी। इसके साथ ही मंजर बदल गया। फिर बादशाह ने देखा कि शहजादी निहायत ही आम सा लिबास पहने हुए है, और एक आदमी ने शहजादी के दोनों बाजू पकड़कर इन्हें पीछे से जकड़ रखा है, जबकि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी हाथों में खंजर लिए शहजादी को मारने के लिए तैयार है। ये देखकर बादशाह के मुंह से बेइख्तियार चीख निकली और इसकी आंखें खुल गई। वो निहायत घबराया हुआ था। इसकी चीख सुनकर एक दरबारी जल्दी से अंदर आया। दरबारी ने झुककर इंतहाई हैरत भरे लहजे में पूछा, बादशाह सलामत, ये आपकी चीख थी? बादशाह बोला, हाँ, हम इंतहाई खौफनाक ख्वाब देख रहे थे। तुम ऐसा करो, शाही नजीम को बुला कर लाओ, हम इससे इस ख्वाब की ताबीर मालूम करना चाहते हैं। बादशाह ने अपने आप को संभालते हुए कहा, और दरबान जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। बादशाह अपने कमरे से निकला और उस कमरे में आ गया जहां वो खास लोगों से मुलाकात किया करता था। जब तक शाही नजूमी इस कमरे में ना आया वो मुसलसल टहलता रहा। शाही नजूमी कमरे में दाखिल हुआ और निहायत अदब से बोला, हुक्म सरकार, आपने आधी रात को तलब फरमाया है। शाही नजूमी ने इंतहाई परेशानी से पूछा, हाँ नजूमी, हमने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा है और हम इसकी ताबीर मालूम करना चाहते हैं। बादशाह ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। नजूमी ने कहा, कैसा ख्वाब? बादशाह सलामत, इसकी कोई तफसील बताइए। नजूमी ने फर्श पर बैठते हुए अपना बस्ता खोलना शुरू कर दिया और बादशाह ने ख्वाब सुनाना शुरू कर दिया। अभी मालूम हो जाता है बादशाह सलामत कि ये ख्वाब सिर्फ कोई ख्वाब था कि इसकी कोई हकीकत या ताबीर भी है। शाही नजूमी ने सर हिलाते हुए कहा और बस्ते से एक कापी निकालकर इस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। वो मुसलसल लिखता रहा। इस तरह इसने 2 सफ़े ना जाने क्या क्या लिखकर भर डाले। फिर इसने वो कापी बंद की और बस्ते में रखकर बांधने लगा। क्या हुआ शाही नजूमी, तुमने बताया कुछ नहीं? बादशाह ने हैरत भरे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, अगर आप मुझे जान की अमान देंगे तब ही मैं बताऊंगा। नजूमी ने कदरे खौफजदा होते हुए कहा। बादशाह बोला, हमने तुम्हें जान की अमान दी। तो शाही नजूमी बोला, तो सुनिए बादशाह सलामत, आसमान से जो आदमी उतरा था जिसके हाथ खिलाने पर आंधी चल पड़ी थी, वो एक जादूगर है जो कि बादलों में रहता है। इसका नाम काशाम है। इसे आमतौर पर सिंगों वाला जादूगर कहते हैं। इंतहाई मगरूर जादूगर है। आपकी छत पर उतरने और आंधी का मतलब ये है कि वो शहजादी से शादी करना चाहता है, लेकिन शहजादी ने शादी से इनकार कर दिया, जिस पर इसने अपने चेले भेजे ताकि शहजादी को मार डाला जाए। बस यही ख्वाब की ताबीर है। शहजादी की जान को
इस सींगों वाले जादूगर से इंतहाई शदीद खतरा है और ये वाकया किसी भी वक्त पेश आ सकता है। नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। बादशाह होंठ चुबाते हुए बोला कि क्या शहजादी की जान किसी तरह बचाई जा सकती है? नहीं बादशाह सलामत, अगर शहजादी इस जादूगर से शादी करने पर रजामंद हो भी जाए तो भी इसकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि जादू देवता ने काशाम जादूगर को इजाजत नहीं देनी और वो इंतहाई गुस्से वाला जादूगर है। इसने सारा गुस्सा आकर शहजादी पर उतारना है और इसे मार डालना है। जबकि शहजादी इनकार करती है तो इसके चेले आकर शहजादी को मार डालेंगे। बादशाह सलामत ने गुस्से में पूछा कि क्या इस सींगों वाले जादूगर को हलाक किया जा सकता है? बादशाह सलामत, वो तो कहीं बादलों में रहता है, इस तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, इसलिए इसे मारेगा कौन? और फिर वो बहुत बड़ा जादूगर है, जो भी इसे हलाक करने की कोशिश करेगा वो फौरन इसे जलाकर राख कर डालेगा। शाह नजूमी ने जवाब देते हुए कहा। बादशाह ने कहा ठीक है, तुम जा सकते हो। और शाह नजूमी जल्दी से सलाम करके तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बादशाह अब और भी ज्यादा परेशानी के आलम में कमरे में टहलने लगा। इसे कोई ऐसी तरकीब नजर ना आ रही थी कि वो शहजादी को इस सींगों वाले जादूगर से बचा सके। ये सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह होते ही बादशाह ने अस्तबल से अपना शाही घोड़ा मंगवाया और फिर वो इंतहाई तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ शहर के मशरिक की तरफ बाकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगा। दोपहर तक मुसलसल घोड़ा दौड़ाने के बाद वो पहाड़ों तक पहुंच गया। ये इंतहाई वीरान पहाड़ थे। बादशाह ने घोड़े को वहीं एक चट्टान से बांधा और खुद एक पहाड़ पर चढ़ने लगा। काफी ऊपर जाकर वो एक पहाड़ के धाने पर जाके रुक गया। इस पहाड़ के धाने पर एक बड़ा सा पत्थर मौजूद था, जिसकी वजह से गार का मुंह छुप गया था। पत्थर इतना बड़ा था कि एक बादशाह तो क्या 10 आदमी भी मिलकर इसको हिला ना सकते थे। मेरे दोस्त बहराम, देखो तुमसे मिलने कौन आया है? बादशाह ने पत्थर के करीब जाकर ऊंची आवाज में कहा। कौन? बादशाह? और बादशाह तो को क्या जरूरत पड़ी है मुझसे मिलने की? गाड़ के अंदर से बुरी मगर लरजती आवाज सुनाई दी। मैं इस वक्त किसी बादशाह की हैसियत से नहीं आया, बल्कि मैं तुमसे दोस्ती की वजह से आया हूँ। बादशाह ने कहा। तो एक बड़ा सा पत्थर खुद ब खुद खिसक कर एक तरफ हो गया। अपने गाड़ के अंदर जाने का रास्ता बन गया था। जब बादशाह गाड़ में दाखिल हुआ तो इसने एक बूढ़े ज़ईफ को गाड़ के एक कोने में मुसल्ले पर बैठा हुआ पाया था। दोस्ती का हवाला दिया है बादशाह, इसलिए मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है, वरना तुम किसी सूरत अंदर ना आ सकते थे। यहाँ कोई तख्त तो नहीं है, तुम्हें जमीन पर बिछी इस चटाई पर ही बैठना होगा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। तो बादशाह चटाई पर बैठ गया। बहराम, तुम और मैं बचपन में इकट्ठे खेलते रहे हैं। हम दोनों आपस में कितने गहरे दोस्त थे, और फिर जब मैं बादशाह बना तो मैंने तुम्हें वजीर बना लिया। तुमने मुझे इंतहाई अक्लमंदाना मशवरे दिए हैं, और फिर अचानक तुम्हारा दिल इस दुनिया से उचाट हो गया और तुम सारी दुनिया को छोड़कर इस गाड़ में आकर आबाद हो गए। मैंने तुम्हारी कितनी मिन्नतें की, लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी, बल्कि तुमने मुझसे मिलने से भी इनकार कर दिया। लेकिन आज फिर मुझे तुम्हारी जरूरत आ पड़ी है। बादशाह ने कहा। क्या मतलब? तुम चाहते हो मैं फिर से तुम्हारा वजीर आजम बन जाऊं? दरवेश ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। नहीं, मुझे मालूम है तुम ऐसा कभी ना करोगे। वजीर आजम बनना तो एक तरफ, तुम्हें अब बादशाह भी बनने को कहा जाए तो तुम इनकार कर दोगे। तुमने ठीक कहा बादशाह, जो खुशी अल्लाह की याद में मिलती है वो वजीर आजम या बादशाह बनकर फिर नहीं मिलती। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बहराम ने हैरान होते हुए पूछा। मुझसे ज्यादा तुम्हारी भतीजी मेरी बेटी को तुम्हारी जरूरत है, इसकी जान को खतरा है। ओह, वो कैसे? वो तो बड़ी मासूम सी लड़की है, बहराम ने कहा। बादशाह ने पहले शहजादे की फितरत के बारे में बताया, फिर इसे अपने ख्वाब और नजूमी की बताई हुई ताबीर का बताया। बहराम बोला। शाही नजूमी ने जो बताया है वो हर्फ बा हर्फ दुरुस्त है, लेकिन शहजादी बिल्कुल मासूम है, इसे क्यों कर इसकी सजा मिले? मैं अभी तुम्हें इसका कोई ना कोई हल बताता हूँ, दरवेश ने कहा और फिर आंखें बंद कर ली। फिर चंद लम्हे बाद इसने आंखें खोली तो इसमें एक चमक सी नजर आ रही थी। दरवेश ने कहा। बादशाह, शहजादी को बचाने की बस एक ही सूरत है कि किसी तरह इस सींगों वाले जादूगर का खात्मा कर दिया जाए। बादशाह बोला। मगर कैसे? ये कैसे मुमकिन है? वो तो बादलों में रहता है और बहुत बड़ा जादूगर है। शाही नजूमी के मुताबिक जो भी इसे मुकाबला करेगा वो इसे जलाकर राख कर देगा। हाँ, उसने ठीक कहा, लेकिन इसका एक हल भी है। तुम वापस महल चले जाओ,
कल रात ठीक आधी रात के वक्त ये जादूगर तुम्हारे महल की छत पर उतरेगा और सारे शहर में एक आंधी चलना शुरू हो जाएगी। शहजादी जो कि अपने बिस्तर पर सो रही होगी, इस आंधी की वजह से खुद ब खुद उठकर चलने लगेगी और इस जादूगर के पास पहुंच जाएगी। वहां जाकर जादूगर इसको जगाएगा और शहजादी से शादी की बात करेगा, लेकिन शहजादी गुस्से में आ जाएगी और इनकार कर देगी, जिस पर वो जादूगर दोबारा बादलों पर चला जाएगा और शहजादी दोबारा अपने बिस्तर पर चली जाएगी और सुबह उठकर वो यही समझेगी कि इसने कोई ख्वाब देखा था। लेकिन दूसरे ही रोज ठीक दोपहर के वक्त दो आदमी इसके कमरे में दाखिल होंगे। ये दो चेले का शाम के खास जादूगर हैं। दोपहर के वक्त अपने 4 बहादुर जवानों को वहां छुपा कर खड़े कर देना। उनमें से एक शहजादी को पकड़ेगा और दूसरा खंजर से मारने की कोशिश करेगा। तुम इस वक्त तक मुदाखलत ना करना जब तक कि वो शहजादी को मारने के लिए तैयार ना हो जाए, और फिर तुम्हारे बहादुर जवान इनको जाल में फंसा कर पकड़ लें। और हाँ, याद रहे, पकड़ने के बाद इनको शाही बाग में कुएं के अंदर जाल समेत लटका देना। इस तरह वो बेबस हो जाएंगे और काशाम जादूगर ये सब देख रहा होगा। जब वो अपने खास चेलों के साथ ऐसा सलूक देखेगा तो वो खुद ब खुद गुस्से से पिनकारता हुआ वहां आ जाएगा। इस वक्त शहजादी हाथ में नरगिस का फूल उठाए इसके सामने आ जाए। नरगिस के फूल की वजह से जादूगर शहजादी को कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। शहजादी कोशिश करके फूल जादूगर के एक सींग पर मार दे। जैसे ही नरगिस का फूल काशाम जादूगर के सींगों से टकराएगा, इसका सींग टूटकर नीचे गिर जाएगा और जादूगर रोता पीटता दोबारा बादलों में चला जाएगा, क्योंकि सींग टूटने की वजह से इसका आधा जादू खत्म हो जाएगा। इस जादू को दोबारा हासिल करने के लिए इस जादूगर को खास तरह की इबादत करना होगी। फिर इसके बाद इसके दोनों चेलों को आग में डाल देना। इनके रोने पीटने और चीखों पुकार सुनकर जादूगर दोबारा उतरेगा। इस वक्त शहजादी इसके दूसरे सींग पर नरगिस का फूल मार दे। इस तरह इसका बाकी का आधा जादू भी खत्म हो जाएगा। फिर वो तलवार निकालकर शहजादी को कत्ल करने की कोशिश करेगा। शहजादी भी इसका मुकाबला करे। अगर शहजादी जीत गई तो वो हलाक हो जाएगा और इस तरह शहजादी का दिमाग भी हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। यहाँ अगर शहजादी हलाक हो गई तो काशाम जादूगर दोनों सिंह दोबारा उड़कर इसके सर पर लग जाएंगे और वो अपने चेलों के साथ वापस चला जाएगा। बस यही एक सूरत है। दूसरी सूरत में चेले शहजादी को हलाक कर देंगे। यहाँ ये बता दूं कि शहजादी कोई लोहे का एक हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकती। बहराम ने कहा। बादशाह ने कहा, अगर शहजादी इसका मुकाबला करने को तैयार ना हुई तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो अपनी मर्जी की मालिक है और फिर वो तलवार इस्तेमाल नहीं कर सकती। भला ये कैसे होगा? फिर बहराम ने कहा, ये तस्बीह ले जाओ और सोई हुई शहजादी के जिस्म पर जाके लगाओ। इस तरह इसको इस जादूगर से खुद ब खुद नफरत हो जाएगी और वो जादूगर का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएगी। दरवेश ने ये कहकर मुसल्ले के कोने पर पड़ी तस्बीह उठाकर बादशाह को दे दी। बादशाह ने तस्बीह ली और अपने घोड़े पर बैठकर महल की तरफ उड़ा चला जा रहा था। ये सोच रहा था कि अगर वो जवान होता तो खुद काशाम जादूगर का मुकाबला करता, लेकिन अब बूढ़ा होने की वजह से वो तलवार नहीं चला सकता। शाही महल पहुंचते पहुंचते अब रात हो चुकी थी। बादशाह के पूछने पर पता चला कि शहजादी अपनी ख्वाबगाह में सो रही है। इसने दरवेश की तस्बीह निकाली और शहजादी के जिस्म पर अच्छी तरह लगा दी। बादशाह वापस अपने कमरे में चला गया। ठीक आधी रात के वक्त इसने सुर्ख आंधी को चलते हुए देखा। इसको मालूम हो गया था कि काशाम जादूगर महल की छत पर उतर आया है, लेकिन दरवेश ने इसे छत पर जाने का नहीं कहा था, इसलिए कमरे में टहलता रहा। फिर कुछ देर बाद इसने साएं साएं की आवाज सुनी और एक शख्स को उड़ते हुए घर की खिड़की से बाहर बादलों में जाते देखा। क्योंकि वो शख्स बिजली की तरह चमक रहा था, इसलिए वो अंधेरे में भी साफ दिखाई दे रहा था और देखते ही देखते बादलों में छुप गया। बादशाह अब बहुत परेशान था। शहजादी इस जादूगर का मुकाबला भी कर सकेगी या नहीं, क्योंकि इसने देखा था कि वो शख्स इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक दिखाई देता है, लेकिन वो और कर भी क्या सकता था। वो सारी रात इसी तरह कमरे में टहलता रहा। दूसरे रोज इसने एक इंतहाई मजबूत जाल और 4 बहादुर सिपाहियों को भी बुलवा भेजा। इसने सिपाही को सारी बात समझाकर शहजादे के कमरे में पर्दों के पीछे छुपा दिया। ऐन दोपहर के वक्त दरवाजा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। बादशाह ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, क्योंकि वो इन्हें पहले ही ख्वाब में देख चुका था। इन दोनों ने अंदर आकर दरवाजा जल्दी से अंदर से बंद कर दिया और फिर एक तेजी से
शहजादे की जानिब बढ़ा। इसने शहजादी को जगाया और दूसरे लम्हे इसे जल्दी से उठाकर खड़ा कर दिया और दोनों बाजू पीछे करके पकड़ लिए। इस तरह इसने शहजादी को जकड़ लिया। शहजादी चूंकि नींद से जबरदस्ती बेदार हुई थी, इसलिए इसके आसार हैरत ज़दा थे, क्योंकि इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। फिर एक मूंछों वाले शख्स ने जेब से चाकू निकाला और शहजादी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। वो आगे बढ़ा ही था कि सिपाही ने पर्दे के पीछे से इंतहाई तेजी से निकले और इन्हें एक मजबूत जाल में जकड़ लिया और फिर इन्हें घसीटते हुए जाल समेत शाही बाग में मौजूद कुएं में लटका दिया। बादशाह भी अब पर्दे के पीछे से बाहर निकल आया था। अब्बा हुजूर, ये कौन लोग थे और मुझे क्यों मारना चाहते थे? ये उस सींग वाले जादूगर के खास चेले थे जो तुमसे शादी करना चाहता है। ओह, मुझे उस सींगों वाले आदमी से शदीद नफरत है। अब मुझे कहीं नजर आया तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगी। शहजादी ने गुस्से से कहा। शहजादी, अगर तुम इसे मारना चाहती हो तो इसका एक सींग तोड़ दो, और वो इस तरह कि तुम फूल मारकर इसका सींग तोड़ सकती हो। शहजादी ने खुश होते हुए कहा, वाह, फूल मारने से सींग टूट जाएगा? फिर तो मैं जरूर तोड़ दूंगी। वो तेजी से नीचे बाग में दौड़ी और नरगिस का फूल तोड़कर हाथ में ले लिया। फिर आसमान से कड़ाक की आवाज आई और काशाम जादूगर नीचे उतरा और निहायत गुस्से से फंकारता हुआ बोला, तुमने मेरे चेलों को पकड़ रखा है, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। लेकिन शहजादी ने कोई जवाब ना दिया और उछलकर फूल इसके सींग पर दे मारा। एक जोरदार सा कड़ाका निकला और काशाम जादूगर का एक सींग टूटकर नीचे घास पर जा गिरा। काशाम जादूगर उछला और चीखता चलाता हुआ बिजली की तरह तेज रफ्तारी से उड़कर बादलों में गायब हो गया। अरे वाह, ये तो एक ही सींग तुड़वा कर भाग गया। ये तो इंतहाई बुज़दिल आदमी है। मैं तो समझी बहादुर होगा, मेरा मुकाबला करेगा। ये तो एक ही वार में भाग गया, शहजादी ने हैरत से कहा। दूसरी तरफ बादशाह ने अलाव का पहले से इंतजाम कर रखा था। जैसे ही जादूगर गायब हुआ, अलाव को आग लगा दी गई और इन चेलों को घसीटकर इस आग में डाल दिया गया। इस दौरान शहजादी ने घास पर गिरा नरगिस का फूल दोबारा उठा लिया। क्योंकि इसने सींग तोड़ा था, इसलिए वो इसे बार बार चूमने लगे। जैसे ही इसके चेलों को आग में डाला गया, काशाम जादूगर पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तारी से चीखता हुआ आसमान से नीचे उतरा। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। तुमने मेरे आधे जादू को खत्म कर दिया और मेरे चेलों को भी आग में डाल दिया। इस बार इसके हाथ में तलवार थी। ये कहकर वो बादशाह की तरफ लपका ही था कि शहजादी ने उछलकर दूसरा फूल इसके दूसरे सींग पर मार दिया। एक जोरदार कड़ाक निकला और दूसरा सींग भी टूटकर नीचे गिर गया। अब तो जैसे जादूगर पागल सा ही हो गया। वो तलवार लेकर तेजी से शहजादी की तरफ लपका। शहजादी ने देखा तो गुस्से में आ गई और बोली, तो मुझ पर तलवार उठाओगे? मुझ पर? देखते ही देखते इसका गुस्सा शदीद हो गया और इसने आओ देखा न ताऊ जमीन पर पड़ा हुआ सींग उठाकर इसकी नोक वाला हिस्सा जादूगर के सीने पर दे मारा। लेकिन शहजादी का गुस्सा काबू से बाहर था। इसने गिरते पड़ते दूसरा सींग भी उठाया और इसे शदीद जख्मी कर दिया। जादूगर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शहजादी का गुस्सा लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही गया। जादूगर के दोनों सींग टूटने की वजह से इसकी सारी ताकत अब जा चुकी थी, इसलिए वो एक आम सा आदमी था। शहजादी गुस्से की वजह से पागल नजर आ रही थी। अब वो जादूगर इससे रो रो कर माफिया मांग रहा था, लेकिन शहजादी आदत के मुताबिक इसे मारे जा रही थी और मार मार कर इसे मार ही दिया और इसका गुस्सा तब तक ठंडा ना हुआ। फिर वो थक कर हार कर एक तरफ घास पर बैठ गई। जैसे ही काशाम जादूगर मरा, आसमान से एक तेज रोशनी जमीन की तरफ आई और इसने शहजादी को अपनी लपेट में ले लिया। शहजादी ने जोरदार चीख मारी और बेहोश हो गई। जादूगर अब धुआं सा बनकर हवा में उड़ गया। बादशाह, जो कि शहजादी की चीख मारने पर बेहद खुश था, लेकिन इसके बेहोश हो जाने पर बेहद परेशान हो गया। सारे हकीमों ने कोशिशें कर लीं, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। फिर बादशाह को इस दरवेश का ख्याल आया तो इसके पास चला गया। द्वार के पास पहुंचते ही अंदर से आवाज आई कि आओ बादशाह, अंदर आ जाओ। द्वार का दाना चूंकि खुला हुआ था, इसलिए बादशाह अंदर चला गया। मुबारक हो बादशाह, शहजादी ने जादूगर को मात खाया। दरवेश ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। बादशाह बोला, लेकिन बहराम शहजादी ने एक जोरदार चीख मारी
اور شہزادی پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور سارے حکیم کوششیں کر کے تھک گئے۔ درویش بولا، اچھا تو تمہارے پاس میری تسبیح موجود ہوگی؟ بادشاہ بولا، ہاں وہ تو ہے، اسے شہزادی کے گلے میں پہنا دو، وہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ بادشاہ درویش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے محل کی طرف نکل گیا۔ محل پہنچتے ہی اس نے الماری سے وہ تسبیح نکالی اور شہزادی کے گلے میں ڈال دی۔ واقعی شہزادی ہوش میں آ گئی اور اب وہ پاگل بھی نہ رہی تھی اور اب رعایا کی انتہائی خدمت کرتی تھی۔ رعایا اب اس سے بہت خوش تھی اور اسے ملکہ بنانے کے لیے تیار تھی۔ اب بادشاہ نے پڑوس کے ملک کے شہزادے سے شہزادی کی شادی کر دی۔ شہزادی کی رعایا اب اسے چاند شہزادی کہتی تھی۔ اس نام پر شہزادی بھی اب بہت خوش تھی۔ چاند شہزادی کو شوہر بھی اس کی طرح کا ہی ملا تھا، نہایت ہمدرد اور رعایا سے محبت کرنے والا۔ اس نے بھی اس کی طرح رعایا کی خدمت کرنا شروع کر دی اور اس ملک کی عوام بہت خوشحال ہو گئی اور شہزادی کی ازدواجی زندگی بھی